दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है कैंडिडेट्स की, और इस लिस्ट में भी 29 नाम हैं। जब पहली लिस्ट आई थी उसमें भी 29 नाम थे। आम आदमी पार्टी 70 के 70 कैंडिडेट जारी कर चुकी है, उनके ऐलान कर चुकी है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी कर चुकी है। और ये बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आ गई 29 और प्लस 29 तो 58 कैंडिडेट जी आ गए हैं। अब ये बताइए जरा, इसमें बड़े नाम कौन से हैं और क्या खेल हुआ है? 12 सीटें अभी बाकी हैं और बीजेपी ने बाद में लिस्ट जारी की कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने अब तक उतार दिए हैं। और पहले ये बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर बीजेपी पहले लिस्ट जारी कर देती है तो पार्टी में थोड़ी बगावत, जो कार्यकर्ता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर कांग्रेस पहले कर देती है तो बीजेपी को बगावत थोड़ी शांत कर देगी, लेकिन फिर भी अब लिस्ट जारी करनी है, समय बिल्कुल बचा नहीं है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बामुश्किल आज 11 तारीख है, 22-23 दिनों के बाद दिल्ली में चुनाव का प्रचार भी थम चुका होगा, वोटिंग भी हो चुकी होगी। लिस्ट आ गई है, इसमें बड़े नाम अगर मैं विकास जी आपको सबसे पहले बता दूं तो महत्वपूर्ण सीटें कई हैं। जैसे मोती नगर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है जहां से बीजेपी ने एक बड़े उम्मीदवार को टिकट दिया है। करावल नगर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इलाका, चलिए कैंडिडेट बताते चलिए। हाँ बिल्कुल, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वहाँ की सीटों पर सबकी नज़रें थी कि वहाँ किसको टिकट मिलता है, वो भी बता दिया। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर मैं बताऊँ आपको तो करावल नगर की सीट पर ही हम चलते हैं। करावल नगर वो सीट जहाँ से 2020 में बीजेपी ने टिकट काटा था कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा प्रबल दावेदार थे लेकिन फिर उन्हें टिकट नहीं मिला। मोहन सिंह बिष्ट जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा और वो जीते भी। और मोहन सिंह बिष्ट 2008 में भी जीते थे, 13 में भी जीते, फिर उसके बाद 2020 में भी जीते। हालांकि 15 में कपिल मिश्रा के हाथों वो हार गए थे और तब मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी में थे और कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 1 लाख से ज़्यादा वोट कपिल मिश्रा को उस वक्त करावल नगर विधानसभा में पड़े थे। इस बार भी जो मेरे सोर्सेज हैं, मेरी उनसे बात हुई, करावल नगर में कई लोगों को मैं जानता हूँ जो चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि कपिल मिश्रा को लेकर इलाके से भी आवाज़ उठ रही थी कि इस बार कपिल मिश्रा को टिकट मिलना चाहिए और मोहन सिंह बिष्ट को काफ़ी बार आजमाया जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण सीट थी। अगली सीट की तरफ भी अगर विकास मैं आपको बता दूं पहले एक सीट का और हाल, तो वो भी महत्वपूर्ण सीट है मोती नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट, जहां से बीजेपी ने हरीश खुराना को टिकट दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे 1993 में चुनाव जीते, 2003 में चुनाव जीते। उनके पिताजी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल, उनके पिताजी 2 बार चुनाव जीते, 93 में, 2003 में। और ये बीजेपी की पुश्तैनी सीट भी कह सकते हैं आप। 93 से बीजेपी जो है इस सीट को लगभग 6 बार जीती है। मतलब 93, 98, 2003, 2008, 13, 15, माफ़ी चाहूँगा 15 नहीं, 2013 तक, 15 और 20 में शिवचरण गोयल जो है आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव जीते। और इस बार अब हरीश खुराना मैदान में है और आम आदमी पार्टी से जो है शिवचरण गोयल और कांग्रेस से राजेंद्र नामधारी सीट से हैं। एक और महत्वपूर्ण सीट मैं आपको बता दूं तो वो कोंडली विधानसभा की सीट भी, मयूर विहार का जी फेस 3 का इलाका आ जाता है, कल्याणपुरी का थोड़ा सा इलाका आता है और दिल्ली का बॉर्डर का इलाका, पहाड़ वाला जो पूरा एरिया मुझे लगता है कुंडली विधानसभा हाँ बिल्कुल, वो गाजीपुर के पास और थोड़ा सा हिस्सा उसका दूसरी विधानसभाओं में भी जाता है। कोंडली की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने जो टिकट दिया, मैं एक बार आपको नाम बता दूं तो वो टिकट मिला है प्रियंका गौतम को। और प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी की वो नेता है जो 25 दिसंबर को ही, अभी चंद रोज़ पहले, पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। तो प्रियंका गौतम को टिकट मिल गया है। यहाँ से पहले दुष्यंत कुमार गौतम भी उम्मीदवार रहे थे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और अभी करोल बाग विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम को। तो प्रियंका गौतम उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से जो मौजूदा विधायक, उन्हीं का टिकट कंटिन्यू किया गया, कुलदीप कुमार का टिकट 2 बार जीत चुके हैं, वो 2 बार जीत चुके हैं तो उनको फिर से टिकट दिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग सीट होने वाली है। इस सीट का मुकाबला भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगली सीट की अगर मैं बात करूं तो एक और महत्वपूर्ण सीट आ जाती है मटिया महल की सीट, पुरानी दिल्ली की सीट। ये कभी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े, कभी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, कभी जनता दल यूनाइटेड सेकुलर, तो एक तरीके से वहाँ पे इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता था। शोएब इकबाल 1993 से 2020 तक इस सीट पर
6 बार 15 में बिल्कुल 6 बार जीते हैं। एक बार 15 में आम आदमी पार्टी की लहर में आसिम अहमद खान जीते थे जब आपके टिकट पर। लेकिन ये तो फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे जब 20 का चुनाव जीते। बिल्कुल 15 में दरअसल आसिम अहमद खान जीते इस सीट को, और मैं उसके नतीजे भी अगर आपको बताऊं एक बार, तो आसिम अहमद खान ने 47,000 वोट गेन किए थे और शोएब इकबाल को महज 21,000 वोट पड़े। और शोएब इकबाल की पुश्तैनी सीट कभी नहीं आ रहे। 13 में मिर्ज़ा जावेद अली कांग्रेस के, उनसे ज़्यादा वोट हासिल किए। 8 में हासिल किए मोहम्मद जिया से ज़्यादा। हर बार अलग अलग पार्टी से लड़े शोएब इकबाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कभी जनता दल सेक्युलर, यूनाइटेड। इस बार शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी उनके बेटे भी आले मोहम्मद इकबाल, वो भी आम आदमी पार्टी में है, निगम पार्षद भी हैं मटिया महल के ही एक वार्ड से। तो शोएब इकबाल चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सीट से बीजेपी ने जो टिकट दिया है, वो टिकट दिया है बीजेपी ने कमल बागड़ी को। कमल बागड़ी जो है दलित समाज से आते हैं, धानक समाज से, और पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो है वहाँ से रामनगर वार्ड पड़ता है, वहाँ से निगम पार्षद भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने इस लिस्ट में बहुत सारे अपने काउंसलर्स को टिकट दिया है। बहुत सारे निगम पार्षद हैं जिनको इस चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बाकी के राज्यों में सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा था। हाँ, पार्षदों हाँ, यहाँ पर 2 पूर्व सांसदों को लड़ा दिया जी, और पार्षदों को भी विधायकी लड़वाई जा रही है। ऐसे एक पार्षद हैं कमल बागड़ी जो काफी कद्दावर नेता है। मतलब आप असीम अहमद खान की बात कर रहे हैं, उनको इस बार वो कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी दल बदलू का ये चुनाव है। पहले इस बार पता नहीं चल रहा कौन किस पार्टी से है, मतलब पूरा सब आपस में उसी सीट से। पिछली बार भी जब आप और मैं लाइव कर रहे थे, जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी, तब भी यही समीकरण थे और आज भी वही समीकरण है। आसिम अहमद खान 15 में आपसे जीते, 20 में टिकट कटा और 25 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कमल बागड़ी जो है, मैं आपको बता दूं, एमसीडी का भी जब चुनाव हुआ था तो ये जीते रामनगर वार्ड से, और बीजेपी के जो काउंसलर जीते तो वहाँ से कई तस्वीरें आती थी, उसमें कमल बागड़ी बहुत प्रदर्शन, युवा चेहरा है, कई जगहों पर प्रोटेस्ट में भी आगे आगे नजर आए। और डेप्यूटी मेयर के लिए जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी ने इनको वहां पे आले मोहम्मद इकबाल, शोएब इकबाल के जो बेटे हैं, उनके सामने इनको खड़ा किया था कि डिप्टी मेयर के लिए हमारे पद पे कमल बागड़ी है हमारी तरफ से, डिप्टी मेयर के लिए इनको मौका दिया गया। तो मटिया महल की सीट की बात हमने की, उसी के बराबर में सदर बाजार की भी एक सीट है। सदर बाजार की सीट अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग सीट रही है। हरिकिशन 93 में पहली बार जब चुनाव हुए तो जीते, उसके बाद लेकिन कांग्रेस जीती है 98, 2003, 2008 शीला वाला वो दौर, 2013, 15, 20 सोमदत्त इस सीट से जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। ये भी युवा चेहरे के तौर पर राजनीति में एंट्री हुई। हाँ, शीला दीक्षित जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका जिक्र जी बिल्कुल। अनिल भारद्वाज को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया, और अब बीजेपी ने जो है इस सीट की अगर हम बात करें सदर बाजार की, तो यहाँ से बीजेपी ने माफ़ी चाहूँगा लिस्ट में अगर हम मनोज कुमार जिंदल को टिकट दिया है। एक बीजेपी के ही पुराने नेता हैं। तो इस सीट से सदर बाजार की ये बात थी। मटिया महल एक और सीट है, मटिया महल का जिक्र क्या हमने कर लिया, माफ़ी चाहूँगा। बल्ली मारान ये भी पुरानी दिल्ली की सीट है, और ये कांग्रेस के कद्दावर नेता, किसी वक्त में कांग्रेस का गढ़, एक वक्त था कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन 15 के बाद समीकरण बदले। और विकास भाई, एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के कम से कम 7 से 8 ऐसे विधायक हुआ करते थे दिल्ली में, जिन्हें लेकर शीला दीक्षित हों, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो इतने आश्वस्त होते थे। और वो शीला गांधी की जो टीम थी ना, जो दिल्ली को चलाती थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती थी, उसमें ये नाम आते थे, हारून यूसुफ का नाम, चौधरी मतीन अहमद का नाम, आसिम मोहम्मद खान का नाम जो ओखला से विधायक रहे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कहते थे कि मेरी बात इतनी ही साफ है और इतनी ही सच है जितने मेरे बाल सफ़ेद हैं, मैंने कभी डाई नहीं की बालों में। तो इस तरीके की बातें, और ये वो नेता थे दिल्ली के पुराने नेता। लेकिन फिर जब वो लहर आई आम आदमी पार्टी की तो सबके पत्ते हिल गए। हारून यूसुफ भी 13 तक तो जीते, जब 8 विधायक जीत के आए कांग्रेस के, उसके बाद 15 और 20 में इमरान हुसैन के हाथों हार गए। तो अब जो ये वाली सीट है बल्ली मारान की सीट, यहाँ से बीजेपी ने, ये टफ सीट रही है बीजेपी के लिए, मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए 2020 का जब चुनाव था तो बीजेपी यहाँ पे सिर्फ 29% वोट ले पाई थी। 64% वोट के साथ आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर रही थी, 65,000, जबकि हारून यूसुफ का हशर भी आप देख सकते हैं, मैं 5.5% वोट, सिर्फ 5.5% 4800 वोट मिले। बिल्कुल। और वो ऐसा आदमी जो इस सीट से लगभग 5 बार विधायक रहा। और
इस बार फिर से 25 में कांग्रेस ने उन्हीं को फिर से, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने 3 बार वो मुख्यमंत्री दे चुकी है दिल्ली को, तो अब इस बार शायद कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा इससे बेहतर होगा। और जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा हो, वो तमाम चीज़ें, और बड़े नेता हैं हारून यूसुफ। इस सीट से बीजेपी ने दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया है। और एक चीज़ और बता दूं, अब देखिए दोनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां से मुस्लिम विधायक चुनकर आते रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से भी एक दलित चेहरे को उतारा है, दीप्ति इंदौरा, जो कि वो भी धानक समाज से आते हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली का जो बेल्ट है वहाँ पे धानक समाज का बहुतायात है। कई कटरे के इलाके हैं, चूड़ीवालान हो, सीताराम बाजार हो, इस तरीके के इलाके यहाँ पे शामिल है, चावड़ी बाजार के आसपास के। तो वहाँ से दीप्ति इंदौरा की जो माता जी हैं वो डिप्टी मेयर रही थी, पूर्णिमा विद्यार्थी, तो ये उनकी ही बेटी हैं। और ये काउंसलर का चुनाव लड़ी थी, ये बहुत कम वोटों से, बेहद, मतलब 1000 से भी नीचे शायद वो वोट मार्जिन था, मुझे जितना याद आ रहा है। तो दीप्ति इंदौरा वहाँ आ रही। ये प्रवक्ता भी हैं SC सेल की, बीजेपी की दिल्ली में। तो ये भी लगातार काफ़ी एक्टिव थी काफ़ी समय से पार्टी में, और चुनाव इन्होंने जिताने का पूरा प्रयास किया था बीजेपी को। 5 महिलाओं के नाम हैं ना? जी, 5 महिलाओं के नाम है। और अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण सीट की, तो वो है द्वारका की सीट। द्वारका की सीट से बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो दिया है प्रद्युमन, जी, प्रद्युमन राजपूत को टिकट दिया है। पुराने नेता हैं बीजेपी के, पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। और अगर मैं इस सीट का समीकरण भी आपको बताऊं तो प्रद्युमन राजपूत जो है पिछली बार के चुनाव में 56,000 वोट लेकर गए थे, आम आदमी पार्टी से आ रहे थे। और आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े थे विनय मिश्रा। ये भी मैं आपको बता दूं, इस बार भी विनय मिश्रा को ही टिकट मिला। इस बार भी विनय मिश्रा को ही टिकट मिला है। और विनय मिश्रा जो हैं महाबल मिश्रा के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता, दिल्ली के नेता, पूर्व सांसद। ये पिताजी जो हैं कांग्रेस में रहे थे। अच्छा, रहे थे। पिछले चुनाव जब हुए थे अभी 2024 तब। जी जी जी, तो उन्होंने चुनाव भी, उनको बीजेपी ने माफ़ी चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ने, जो यहाँ पे गठबंधन हुआ था कांग्रेस और आपके बीच, तो उसमें इनके पिताजी चुनाव भी लड़े थे, महाबल मिश्रा। ललन टॉप ने उनका इंटरव्यू भी किया था। और विनय मिश्रा को टिकट यहाँ से दिया गया। पिछली बार जीते हैं 2015 में, हालांकि आदर्श शास्त्री इस सीट से चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के लिए। और प्रद्युमन राजपूत 15 में भी लड़े थे, 20 में भी लड़े थे। अब फिर से प्रद्युमन राजपूत को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। देखिए, विनय मिश्रा को इस बार टिकट दिया गया है। उनके पिताजी 15 में इस सीट से हार गए थे कांग्रेस के टिकट पे। जी जी बिल्कुल, 15 में, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के आगे वहाँ बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए थे कांग्रेस के। वो ऐसी लहर थी कि जब आप सोच के देखिए, बीजेपी के 3 विधायक चुनकर आए 70 में से, कांग्रेस का एक भी नहीं। 13 में 8 जरूर चुन के आए थे कांग्रेस के, और उसमें भी वो 8 आए थे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो कोर टीम थी शीला दीक्षित की, उसमें ज़्यादातर चौधरी मतीन हो, आसिम मोहम्मद खान हो, एक नाम मुझे आता था हसन अहमद हो जो मुस्तफाबाद से आते हैं, तो ऐसे वो नाम थे। हारून यूसुफ हो, वो जीत कर, अरविंदर सिंह लवली तब जीत के आए थे। अब फिलहाल इस बार तो गांधीनगर से चुनाव लड़, प्रतिपक्ष थे वो। हाँ, नजफगढ़ की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नीलम पहलवान को बीजेपी ने इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि ये सीट खाली हो गई थी। और ये चर्चा भी आ रही थी कि अब बीजेपी किसको इस चुनावी मैदान में उतारते, क्योंकि कैलाश गहलोत का टिकट भी इन्हीं के लिए काटा गया, क्योंकि यहाँ से इनकी तरफ से टिकट की मांग थी कि हम इस सीट को जीत कर दिखाएंगे। तो नजफगढ़ से बीजेपी ने दांव चल दिया है। अब मैं आपको कुछ उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीटों की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे, अच्छा, ओखला की सीट का जिक्र कर लूँ। ओखला की भी महत्वपूर्ण सीट है। ओखला से मनीष चौधरी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, और ये वही सीट है, जामिया के आसपास के इलाके वाली सीट है। यहाँ पे बिधूड़ी समाज का वोट भी है एक तरीके से थोड़ा बहुत, तो ये सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि बीजेपी के लिए सीट जीत पाना काफ़ी समय से काफ़ी मुश्किल रहा है, कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, और मुश्किल ही रहा है। आप देखिए 93 में जनता दल जीती, परवेज़ हाशमी, बिल्कुल वही ट्रेंड जो हमने देखा शोएब इकबाल वाली सीट पर, जनता दल से जीते, फिर कांग्रेस से 2 बार जीते, फिर परवेज़ हाशमी जो है कांग्रेस के टिकट पे 2008 में जीते, 9 और 13 में आसिम मोहम्मद खान जीते, राष्ट्रीय जनता दल से आसिम मोहम्मद खान पहले जीते, फिर कांग्रेस से जीते, और 15 और 20 में अमानतुल्लाह खान इस सीट से जीते। और इस बार भी अमानतुल्लाह खान पे ही भरोसा, बिल्कुल। और बीजेपी ने जो यहाँ से चुनावी मैदान में टिकट दिया है वो मनीष चौधरी को इस सीट से उतारा है। कोंडली की बात हम कर चुके हैं। लक्ष्मी नगर की सीट महत्वपूर्ण सीट है। अभय वर्मा का टिकट रिपीट हुआ है
बीजेपी के जो 8 विधायक जीते हैं, जो 8 विधायक बीजेपी के जीते थे, माफ़ी चाहूँगा 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें से एक अभय वर्मा थे और ये अशोक कुमार वालिया वाली सीट है, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शीला दीक्षित सरकार के, जिनको श्रेय जाता है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का। लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित समय में अगर सबसे अच्छा काम हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी ने किया तो अशोक कुमार वालिया थे। इस सीट से अभय वर्मा ने पिछली बार सिर्फ 880 वोटों से सीट जीती थी, मतलब कम मार्जिन था, बहुत कम। नितिन त्यागी ने अच्छी फाइट दी थी, हालांकि इस बार नितिन त्यागी को फिर से, इस बार बीबी त्यागी जी, इस बार बीबी त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। और मैं आपको बता दूं, बीबी त्यागी जो हैं वो बीजेपी में थे 53 हज़ार वोट 2015 में लिए थे, और अब बीबी त्यागी आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अभय वर्मा जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद एक सीट और जो है वो है सीलमपुर विधानसभा की सीट। सीलमपुर विधानसभा से बीजेपी ने अनिल गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। मौजपुर वार्ड से जो है ये पार्षद हैं और बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। बीजेपी के नेता हैं पुराने, हालांकि बहुत सारे और पुराने नेता जिनको बीजेपी सीलमपुर विधानसभा की सीट पर ट्राई कर चुकी है वो नहीं जीते, तो इस बार उनको टिकट नहीं मिला। चाहे उसमें कौशल मिश्रा हो, चाहे उसमें सीताराम गुप्ता हो, चाहे उसमें संजय जैन हो, ऐसे कई नाम है इस सीट पे जिनका नाम आगे चल रहा था कि वो हो सकता है उनको टिकट मिले। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, सीलमपुर विधानसभा की जो सीट है इसमें हिंदू मुस्लिम समीकरण वाली बात भी रहती है, आबादी बराबर है बिल्कुल, तो वहाँ पर ये रहता है कि अगर त्रिकोणीय संघर्ष हो तो शायद बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई है 93 से। कांग्रेस इस सीट पर लगातार दबदबा रहा, चौधरी मतीन अहमद का 5 बार के विधायक, 5 बार वो इस सीट को जीत कर आते हैं। पहले वो निर्दलीय जीते, जनता दल से जीते, फिर कांग्रेस के टिकट पर जीते 3 बार, और अब जब वो सीलमपुर विधानसभा में पिछली बार 2 बार हारे, 15 में उन्हें हराया हाजी इशराक खान ने आम आदमी पार्टी के, लेकिन 20 में इशराक खान का टिकट काट दिया आपने, उनकी जगह अब्दुल रहमान को दिया, तो इशराक खान कांग्रेस में चले गए। अब इशराक खान इस बार बाबरपुर से लड़ रहे हैं, सीलमपुर छोड़ दिया उन्होंने विधायक साहब ने। अब्दुल रहमान को 20 में टिकट मिला, 2020 में अब्दुल रहमान जीते आम आदमी पार्टी के टिकट पे, लेकिन इस बार अब चौधरी मतीन उधर शामिल हो गए, तो चौधरी मतीन के बेटे जो हैं जुबैर अहमद को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, तो अब्दुल रहमान साहब वहाँ से नाखुश होकर कांग्रेस में चले गए। अब सीलमपुर जो विधानसभा है, आपके जो विधायक थे उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके टिकट पर कांग्रेस के विधायक के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्षद भी हैं उनकी पत्नी शगुफ्ता जुबैर अहमद, वो पार्षद हैं यहाँ से चौहान बागर सीट से। बीजेपी ने यहाँ से इस सीट से गौड़ साहब को उतार दिया है। अब ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सीलमपुर का भी देखने वाला। हालांकि बीजेपी के एक अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स में उसी रास्ते से गुजरता हूं, तो मैं देख रहा हूं अनीस अब्बासी, वो लगे हुए थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए, और अगर ऐसा होता सीलमपुर विधानसभा में तो शायद ये पहली बार होता कि यहाँ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी टिकट देती। अभी तक जो लिस्ट आई है जिसमें बड़े बड़े मुस्लिम बहुल इलाकों की बात है, चाहे ओखला हो, चाहे मटिया महल हो, चाहे बल्ली मारान हो, चाहे सीलमपुर हो, ये तमाम वो सीट्स हैं जहां से बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को अभी तक टिकट नहीं दिया। तो ये वो तमाम सीटें हैं आज की। और एक फाइनल ओवरऑल एक बार एक सीट का नाम बता दूं जिनके बारे में हम नहीं बता पाए कि कहाँ से किसको मिला। तो नरेला की सीट से राजकरण खत्री को टिकट दिया गया है, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका से गजेंद्र दयाल को टिकट मिला है, दराल किराड़ी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा जो कि रिजर्व सीट है, कर्म सिंह कर्मा यहाँ से उतर रहे हैं, शकूर बस्ती की सीट जहाँ पे हमारी टीम चुनावी मैदान में उतरी भी ग्राउंड कवरेज के लिए, करनैल सिंह की सीट, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता की सीट, सदर बाजार का जिक्र हम कर चुके, चांदनी चौक की सीट से सतीश जैन को चुनावी मैदान में उतारा है, मटिया महल दीप्ति इंदौरा, बल्ली मारान कमल बागड़ी, मोती नगर से हरीश खुराना पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, माधेपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, हरिनगर से श्याम शर्मा, तिलक नगर से श्वेता सैनी, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह, उत्तम नगर की सीट से पवन शर्मा, द्वारका प्रद्युमन राजपूत, मटियाला संदीप सहरावत, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, पालम से कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, तुगलकाबाद से रोहतास बिधूड़ी, ओखला से मनीष चौधरी, कोंडली, लक्ष्मीनगर, सीलमपुर, करावल नगर, इन सीटों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। तो विकास जी,
बीजेपी ने जो है 58 नाम जारी कर दिए हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली की जनता है तो कुछ लोग चेहरे पर वोट देने वाले हैं और कुछ लोग पार्टी के सिंबल पर, क्योंकि इतनी उठापटक हो गई है कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इतना सफल हो गया है कि या तो आदमी अपना कैंडिडेट याद रखेगा, नहीं तो फिर वो पार्टी। तो कंफ्यूजिंग होने वाला है। हाँ? कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन देखिए अगर मुझे पिछले कुछ दिनों में जो मेरा छोटा सा एनालिसिस है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, पिछले अगर आप 1 महीने का कैंपेन देखें तीनों पार्टियों का, तो उस 1 महीने से पहले आप अगर 2-3 महीने पीछे जाएं तो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना पूरा जोर लगाया हुआ था। जो देवेंद्र यादव हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा लंबे समय के बाद दिल्ली कांग्रेस में नज़र आया कि उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश हुई। और 24 में लोकसभा चुनाव हुए थे, देवेंद्र यादव से लल्लन टॉप की टीम भी मिली थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा? आप केजरीवाल के साथ मंच पर नज़र आ रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार आप सब लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो उसने कहा देखिए अभी बात सिर्फ लोकसभा की है और विधानसभा के लिए कांग्रेस इतनी सक्षम है कि वो खुद चुनावी मैदान में उतरेगी। तो 3 महीने पहले जब उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर शुरू करी, उन्होंने पूरी दिल्ली का चक्कर काटा, दौरा किया और उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पुराने नेताओं को साधने की कोशिश की और युवा चेहरों को साथ लेकर चले। और जो इधर उधर के बागी थे आम आदमी पार्टी के, सबने बागियों को साधने को जुटाया। अब आप 48 सीटें शायद कांग्रेस ने अभी तक जारी की हैं, अभी 22 सीट बाकी हैं। अब एटलीस्ट 48 कांग्रेस की और 58 बीजेपी की हो चुकी हैं। तो कांग्रेस के पास 10 वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी के बागियों को लाकर वोट काटने की कोशिश की जा सकती है, या आम आदमी पार्टी के वो तो पहले ही लिस्ट आने से पहले ही 70 के 70 अनाउंस कर चुकी है। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही है। लेकिन पिछले 15 से 30 दिन में जब से अरविंद केजरीवाल ने कुछ घोषणाएं की हैं तो थोड़ा कांग्रेस डाउन हुई। तो उससे बीजेपी की चिंताएं थोड़ी बहुत बढ़ी हैं कि अगर कांग्रेस फाइट से बाहर रहती है तो फिर बीजेपी किस तरीके से वापसी करेगी। ये जो जितने भी वादे किए जा रहे हैं, महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, पुजारी ग्रंथि योजना हो, तो इतनी तमाम लगातार योजनाएं, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और शीश महल राजमहल की कंट्रोवर्सी चल ही रही है। बिल्कुल, लगातार। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत चुनाव है दिल्ली का इस बार। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है दिल्ली की जनता के लिए और देश की बाकी जनता के लिए भी जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं। और ललन टॉप की टीम ग्राउंड जीरो से कवरेज करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट, फिर से 29 नाम, और पहली लिस्ट में भी 29 नाम आए थे, 12 नाम अभी बाकी हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और 48 सीटों पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो लगातार हमारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं उस पर नजर बनी हुई है। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद है। इस बातचीत में हमारे साथी विपिन थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।